किसी की अमानत हो तुम। इसी बात का डर था मुझे। आखिर रेंजर ने हमारे बेटे को निशाना बना ही लिया, उसे लड़की की वजह से। बेचारा, उसकी वजह से हमारा बेटा इस हाल में पहुंचा है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने बहुत गुस्से में पीहू को याद करते हुए कहा, एनीवे हमें पहले हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। उमेश जी ने बहुत परेशान होकर कहा और वहां से बाहर का रुख किया। मैं भी चलती हूँ। निभा जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी ही देर में वह लोग दिल्ली के सिटी हॉस्पिटल पहुंचे। दोनों बहुत बेचैन होकर रिसेप्शन के पास आए तो उन्हें पता चला कि ऋषभ को सेकंड फ्लोर आईसीयू रूम 28 में रखा गया है। वह लोग बिना एक पल गंवाए वहां से उस रूम की ओर भागे। उन्होंने लिफ्ट की तरफ रुख किया। लिफ्ट के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने सेकंड फ्लोर का बटन दबाया। बटन दबाकर वह काफी बेचैनी से ऊपर पहुंचाने का इंतजार करने लगे। वही निभा जी की आंखें पूरी तरह नाम थी। उमेश जी के माथे पर परेशानी की घनी बदल छाई थी। वो लिफ्ट से बाहर निकले और 28 नंबर का आईसीयू रूम ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी आगे बढ़ते हुए अचानक उनके कदम ठहर गए। वह रूम नंबर 28 के आगे बढ़ चुके थे, फिर से पीछे आए। जगत, कैसे हुआ यह सब? रूम के सामने आते ही निभा जी ने दरवाजे पर खड़े जगत का कॉलर गुस्से में पकड़कर पूछा, माफ करिएगा मैडम जी, हमें पता नहीं यह सब कैसे हो गया। हम तो उन्हें लेने ही जा रहे थे कि पता चला उनका एक्सीडेंट हो चुका है। जगत ने नजरें झुकाकर डरते हुए कहा, तो अब तक कहाँ मरे हुए थे? तुम्हें मैंने ऋषभ को लेने के लिए भेजा था ना, तुम उसके साथ क्यों नहीं थे और यह सब कैसे हो गया? उन्होंने गुस्से में जगत को थप्पड़ मारते हुए कहा। उनके हाथ का जोरदार थप्पड़ खाकर वह खुद को संभाल न सका और पीछे की दीवार से टकरा गया। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, सर झुकाए उनके सामने खड़ा रहा। जगत उनके वफादार नौकर और ऋषभ का दोस्त भी था, इसलिए उसकी इतनी सेवा की जा रही थी। बस भी करिए निभा जी, यह सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले हमें ऋषभ को देखना चाहिए। उमेश जी ने बहुत बेचैन होकर आईसीयू रूम के अंदर झांकते हुए कहा। तो निभा जी ने हाँ में सर हिलाया और रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। अंदर बेड पर ऋषभ पूरी तरह जख्मी पट्टियों से लिपटा हुआ ऑक्सीजन मास्क के सहारे सांस ले रहा था। उसे देखते ही उमेश जी और निभा जी की आंखें नम हो गईं। अपने बेटे को इस हालत में देखकर उनका दिल फट सा गया। किसने की हमारे बच्चे की ऐसी हालत? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो बहुत गुस्से में ऋषभ के पास जाते हुए बोली, अगर ऋषभ इस हाल में यहाँ है तो पीहू कहाँ है? ऋषभ की ऐसी हालत देखकर उमेश जी को पीहू की फिक्र हुई। वही निभा जी ने उनके मुंह से पीहू का नाम सुनकर उन्हें बहुत गुस्से में घूर कर देखा। हमारे ऋषभ की यह हाल है और आपको अब भी उस लड़की की फिक्र है, क्यों? उन्होंने बहुत गुस्से में सवाल किया। निभा जी, आप समझ क्यों नहीं रही? जब वह लोग ऋषभ के साथ यह कर सकते हैं तो आपको समझ क्यों नहीं आता पीहू के साथ क्या करेंगे? और कहाँ है वह? भूलिए मत, हमारा ऋषभ उससे प्यार करता है, हमारी होने वाली बहू है वह। उमेश जी ने नाराजगी भरी नजरों से उनकी तरफ देखकर कहा। निभा जी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। नो वे, वह हमारे घर की बहू कभी नहीं हो सकती। और रही बात ऋषभ की उससे प्यार की, तो यह सिर्फ पागलपन है। उसकी बातों में बह गया है हमारा बेटा। उन्होंने गुस्से में उमेश जी के सामने आकर कहा।
आपको समझना सच में दीवार पर कट करने के जैसा है। एनीवे मुझे इस वक्त पीहू की फिक्र है। न जाने वह बच्ची किस हाल में होगी। मैं यकीन से कह सकता हूँ ऋषभ का एक्सीडेंट रेंजर के घर वालों ने ही करवाया होगा। उन्होंने गंभीरता से कुछ सोचते हुए कहा, एग्जैक्टली, यह सब कुछ उस रेंजर के घर वालों ने ही किया है। लेकिन वजह है सिर्फ वह लड़की। अब बस बहुत हो गया। मैं आज ही अपने बेटे को लेकर यह शहर ही छोड़ दूंगी। न हम रहेंगे यहाँ पर, न ऋषभ उसके प्रति दीवानगी दिखाएगा और न वह लोग इसके जान के प्यासे बनेंगे। निभा जी ने ऋषभ के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसकी हालत देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक आए। आप इतनी भी सेल्फिश हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। आपको सिर्फ ऋषभ की फिक्र है, लेकिन आप यह भूल रही हैं कि पीहू आपके बेटे की जिंदगी है। अगर उसे एक खरोच भी आई तो ऋषभ पर क्या गुजरेगी और वह क्या कर गुजरेगा, आप सोच भी नहीं सकती। उन्होंने उनके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। इन दोनों की बहस इसी तरह जारी रही। तभी डॉक्टर डोनस के साथ अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखते ही उन दोनों ने अपनी बहसबाजी बंद कर दी। डॉक्टर, कैसा है हमारा ऋषभ? उमेश जी बहुत बेचैन होकर डॉक्टर के सामने आए। हाँ, कहिए ना डॉक्टर, अब कैसा है हमारा बेटा? निभा जी भी ऋषभ का हाल जानने की जिज्ञासा लिए उनके सामने आई। सॉरी मिस्टर एंड मिसेज राजावत, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने गंभीरता से ऋषभ की तरफ देखकर कहा और बोलते हुए रुक गए। लेकिन क्या डॉक्टर? उमेश जी की बेचैनी अब डर में बदलने लगी। बाकी अगले भाग में क्रमशः। लेकिन क्या डॉक्टर? उमेश जी की बेचैनी अब डर में बदलने लगी। डॉक्टर प्लीज बताइए क्या हुआ हमारे ऋषभ को? आप इस तरह चुप क्यों हो गए? निभा जी भी बहुत परेशान होकर उनके सामने आई। सॉरी निभा जी, हमने ऋषभ को ठीक करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हम नाकामयाब रहे। डॉक्टर बहुत निराश होकर बोले। प्लीज आप जो भी कहना चाहते हैं जल्दी कहिए, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उनका दिल अब डर से बेतहाशा धड़कने लगा। वही उमेश जी अपने दिल को कठोर करके डॉक्टर के जवाब का इंतजार कर रहे थे। हमने अपनी तरफ से उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किया, पर रिजल्ट उतना अच्छा आया नहीं। उन्हें चोट सर पर बहुत गहरी लगी है और ट्रीटमेंट के 2 घंटे तक उन्हें होश नहीं आया। ऐसी कंडीशन में पेशेंट के बारे में कहना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे केसेस में हमेशा पेशेंट का कोमा में जाने का डर होता है। हमें डर है कहीं ऋषभ भी। डॉक्टर इसके आगे का शब्द नहीं कह पाए, क्योंकि इनकी बातें सुनकर ही वो दोनों अपनी हिम्मत हार चुके थे। उमेश जी के चेहरे पर निराशा के काले बादल छा गए। वहीं निभा जी निराशा से भरी हुई दुख भरी नजरों से ऋषभ को देखने लगी। डॉक्टर, कब तक हमारा ऋषभ ठीक होगा? उमेश जी ने अपने दर्द से फट रहे दिल को समेटे हुए पूछा। यह तो हम अभी नहीं कह सकते उमेश जी, क्योंकि पेशेंट की ऐसी हालत पर किसी भी डॉक्टर का जवाब देना मुश्किल होता है। हमने अपना 100% इनके ट्रीटमेंट में टाइम लगाया, लेकिन रिजल्ट वो हमारे हाथ में नहीं। यह कब होश आएंगे हम बता नहीं सकते। डॉक्टर ने ऋषभ के पास जाते हुए कहा। उमेश और निभा जी की हालत इस वक्त बहुत खराब थी। होती भी क्यों ना माता पिता के सामने जब उनका अपना बच्चा इस तरह जिंदगी और मौत के बीच हो तो उनकी ऐसी हालत होना लाजमी है। उमेश जी अपने दिल का दर्द संभालते हुए ऋषभ के पास पहुंचे।
ऋषभ उनका सबसे लाडला और इकलौता बेटा है, इसलिए उसे इस हालत में देखना उनके लिए सबसे ज्यादा दर्द भरा था। उन्होंने उसके सर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा तो उनकी आंखों से आंसू झलक आए। इट इज वेरी रॉन्ग ऋषभ, तुम इस तरह अपने बेड को अकेले छोड़कर इतनी गहरी नींद नहीं सो सकते। तुम्हें इतनी नींद आ कैसे सकती है? तुमने कहा था ना तुम बहुत कुछ करोगे, मेरा बिजनेस नंबर 1 पोजीशन पर लेकर जाओगे। और पीहू का क्या, वह कहाँ है? तुमने यह भी नहीं बताया। क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं हो रही? वो बहुत दुखी होकर ऋषभ से बात करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि वह जवाब जरूर देगा, पर अफसोस उन्हें उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। क्या हो गया है आपको? हमारा ऋषभ इस हालत में है और आप उससे उस लड़की के बारे में पूछ रहे हैं। आपको सिर्फ उसका ख्याल है। आपको यह क्यों समझ में नहीं आता कि जो कुछ भी हुआ सब उस लड़की की वजह से हुआ? मैं तो कहती हूँ अन्याय हुआ है हमारे ऋषभ के साथ। यह जो कुछ भी हुआ उस पीहू के साथ होना चाहिए था। चुप, बिल्कुल चुप। बोलने से पहले एक बार सोच लो कि क्या बोल रही हो। निभा जी गुस्से में जो मन में आ रहा था बोली जा रही थी, तो उमेश जी ने उन्हें बीच में रोकते हुए गुस्से में कहा। उनका गुस्सा देखकर वह खामोश हो गई। माना कि आप माँ हैं, आपको अपने बेटे की फिक्र है, लेकिन जिसके बारे में कह रही है वह भी किसी की बच्ची है। आई डोंट बिलीव इट। आप हद से ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकती हैं? हर बात पीहू को कोस रही है, जबकि आप ही जानती हैं इन सब में उस बेचारी की कोई गलती नहीं। क्या वह रेंजर के पीछे पड़ी है, उसके साथ जबरदस्ती कर रही है? नहीं, वो तो हमारे ऋषभ को पसंद करती है और ऋषभ उससे शादी करना चाहता है। दोनों इस रिश्ते से खुश हैं। जिसके बीच वह रेंजर आ रहा है, इन दोनों को अलग कर अपना जिद पूरा करना चाहता है। उसमें पीहू की क्या गलती? उमेश जी ने बहुत गुस्से में निभा जी की तरफ देखकर कहा। उनका चेहरा गुस्से में पूरी तरह लाल हो चुका था, जिसे देखने के बाद वह कुछ नहीं बोल पाए। अब बस, मैं इस बारे में आपके मुंह से कोई बात सुनना नहीं चाहता। इसके बाद आप एक लफ्ज पीहू के बारे में नहीं कहेंगी। वो बेचारी तो इस वक्त खुद ही कहीं फांसी होगी। मैं जा रहा हूँ अनुपम जी से उसके बारे में पता करने के लिए। तब तक आप यहीं रहकर ऋषभ का ख्याल रखिए। उन्होंने गुस्से में लाल आंखों से उनकी तरफ देखा और आईसीयू रूम से बाहर चले गए। निभा जी उन्हें जाते हुए हैरानी भरी नजरों से देखती रह गई। वहीं शहर से दूसरी तरफ एक खूबसूरत घर जो पूरी तरह फूलों से दुल्हन की तरह सजी हुआ थी, जिसकी रौनक देखने लायक थी। वही अंदर का मंजर कुछ और ही था। हर तरफ फूलों से सजे खूबसूरत से घर के अंदर मातम सा पसर था। हाल के सोफे में कई लोग बैठे थे। सभी के चेहरे में एक गहरी निराशा थी। उन सब के बीच अनुपम जी भी बेहद खामोश आंखों में नाउमीदी और आंसू लिए चुपचाप बैठे थे। सर की पगड़ी हाथ में थामे पूरे घर को नजर भर देख रहे थे। एक अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। लो कर लो विदाई। बड़ा घमंड था अपनी लाडली पर, लो कर गई मुंह काला। इसलिए कहती थी मेरी माँ की बच्ची को इस तरह सर पर ना चढ़ा कर रखे, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। अनुपम जी की बड़ी बहन उर्मिला अपने स्वभाव के अनुसार उन्हें खरी खोटी सुनाई जा रही थी। अरे, घर छोड़कर भागने से पहले जरा तो अपने पिता के मान सम्मान का ख्याल किया होता। बेवकूफ लड़की ने यह तक नहीं सोचा कि उसके बाद 2 और बहनें हैं उसकी। उसके इस तरह अपनी ही शादी से भाग जाने पर उन दोनों के भविष्य पर क्या असर होगा, कैसे हाथ पीले होंगे उनके।
उर्मिला जी फिर एक बार गुस्से में जहर उगलने लगी। उनकी बातें सुनकर अनुपम जी कुछ बोलने को हुए पर सिर्फ होंठ हिलाकर रह गए, क्योंकि वह जानते थे वह इस वक्त जो भी कहेंगे उनकी बहन उसका खंजर बनाकर उन्हीं के घायल दिल को और जख्मी करेगी। इसलिए उन्होंने चुप रहना ही सही समझा और वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चल पड़े। जैसे ही निराशा से भरे हुए वो अपने कमरे में पहुंचे तभी उनका फोन बजा। उन्होंने चौंक कर अपने शेरवानी की जेब की तरफ देखा और अपना फोन निकाल कर देखने लगे। फोन में आए नंबर को देखकर उनकी आंखें लगभग चमक उठी। उन्होंने कॉल आंसर किया। जी उमेश जी, कहिए बच्चे सलामत तो है ना? वह एयरपोर्ट पहुंच गए। ऋषभ से कहना कि मेरी पीहू का अच्छे से ख्याल रखें। दिल पर पत्थर रखकर मैंने उसे यहाँ से भगाया है। बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? वह बहुत परेशान होकर उमेश जी से पूछने लगे। सॉरी अनुपम जी, अब ऋषभ पीहू बेटा का ख्याल नहीं रख पाएगा। रेंजर के आदमियों ने ऋषभ का एक्सीडेंट करवा दिया है। वह इस वक्त हॉस्पिटल में जख्मी कोमा में है। उन्होंने बहुत दुखी होकर जवाब दिया। उनकी बात सुनकर अनुपम जी के तो जैसे सर पर पहाड़ ही टूट पड़ा। वह बहुत आहत होकर अपने ही बेड पर धम से बैठ गए। समाप्त। आशा और विश्वास है कि आपको मेरी कहानी वीडियो रोमांटिक स्टोरी किसी की अमानत हो को पसंद आई होगी। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल राजू एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाकर ऑल पर सेट करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए ना सर जी। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।